नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज ईद है, सभी को ईद मुबारक। जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देश में विदेश में, अंदर बाहर, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को हम ईद मुबारक कहते हैं। वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे हरियाणा के अगर बात करें मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट साहब, सभी ने ईद की मुबारकबाद दी। और एक चीज़ और जो दिल को छू लेने वाली एक बात, हमारे बिहार के डिप्टी, मैं अगर बात करूं, माफ़ कीजिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे जी ने ईद की सभी को मुबारक दी है, जो हमने दिखाई भी थी। और आज हमारे पास बहुत व्यूअर्स के फ़ोन आए कि वालिया जी, वो जो उन्होंने मुबारकबाद दी थी, हम देख भी रहे हैं, उसे दोबारा आप रिपीट कीजिए, आप लोगों की बात मानते हुए। देखिए, एक बहुत सत्य बात जो हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने की, आपके सामने है। ईद की मुबारकबाद किस तरह दी, देखिए जरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कल ईद उल जोहा का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। छुरी चली, लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है। खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजुटता बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजुटता को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। एक बात और है, ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। कोरोना हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना को हराना है, इसलिए आपने, सारे मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा की। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि
कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो अज्ञानता में करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, मुल्क के, वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने सावन के महीने में करोड़ों लोग हिंदू भाई मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते थे, नहीं निकले। रामनवमी का जुलूस नहीं निकला। अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं। सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो, मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी। कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सकें। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है। मैं हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का, सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं। अपने आप को, मेरी बात मानिएगा ना। आप सबों को बहुत बहुत बधाई ईद उल जुहा की। तो दोस्तों, ये थे हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात अपने संदेश में की। जी हाँ, आपने संदेश सुना और बहुत से दर्शक हमारे साथ सीधा इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और बहुत से दर्शकों के एकदम हमारे पास मैसेज आना शुरू हुआ है, जिनमें डीजे पंकज जी हैं, तेजस है, हमारे पत्रकार भाई निखिल सोपती जी हैं, गुलाटी हैं, हरमेश सोपती जी हैं, दपिंदर जी हैं, अनामिका जी हैं, अशोक वालिया जी हैं, सिद्धार्थ गुलाटी जी हैं, सोहन आर्य जी हैं, पीके सचदेवा जी हैं, जसदीप सिंह बेदी जो सीनियर पत्रकार हैं वो भी हैं, मनमोहन कपूर जी हैं, नामिका जी हैं, और हमारे सैकड़ों एकदम हमारे पास मैसेज आए हैं। बहुत बढ़िया आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हो। और इसमें क्योंकि अभी तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है, असली बात आगे हमने अभी करनी है। आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे पीके सचदेवा जी ने तो हमें कमेंट्स भी किए हैं। वो लिख रहे हैं, ठीक कहा डीजीपी साहब ने, किसी जीव की कुर्बानी देना ठीक नहीं, हर जीव को जीने का हक है। बहुत बड़ी बात है। आपने तो सचदेवा जी बड़ी बारीकी से ये चीज़ देखी और जो डीजीपी साहब ने संदेश देना चाहा आपने उसको पकड़ लिया, और यही बात हम बार बार आज ये दिखा रहे हैं। और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और भारत माँ की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। सभी मिलजुल के हम अपने धार्मिक प्रोग्राम मनाते हैं। जैसा डीजीपी साहब ने तो बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि अभी सावन का महीना ख़त्म हुआ है, हमारे करोड़ों हिंदू भाई गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार या आसपास की नदियों से जल लाते थे। पवित्र नदियों का वो शिव शंकर भोले पे जल अर्पित किया जाता था। इस बार वो भी नहीं हो पाया। उससे पहले अगर हम बात करें, बैसाखी थी, उससे पहले रामनवमी थी। ये सारे त्यौहार हमने, गुरुपुरब था, हमने घरों में बैठ के उस भगवान की पूजा की, आराधना की कि ये जो कोरोना महामारी है इससे छुटकारा दिलाया जाए। और हमारे मुसलमान भाइयों ने भी आज बहुत बड़ा, सभी ने घर में बैठकर ईद अदा की और हम उनको भी प्रभु, वो परमात्मा, वो अल्लाह आशीर्वाद देगा और कोरोना बीमारी को दूर भगाएंगे। और अब हम बात आगे करते हुए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आज कहना चाहूँगा। हमारे दर्शक हैं, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। मैं एक बात कहूँगा, अगर सरकार किसी को
परमिशन देती है अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाने की, लाल बत्ती लगाने की, या किसी भी तरह की झंडी लगाने की, अपनी गाड़ी पे फ्लैग लगाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो बैन कर रखा है, लेकिन सरकारें परमिशन देती हैं, देनी भी चाहिए। कई बार वीआईपी कल्चर है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर सरकार परमिशन देती है तो बाद में सरकार को भी देखना चाहिए, अगर किसी ने इस तरह की बत्ती लगा रखी है, एकदम सीधा उस पर केस बनाने की बजाय कम से कम ये देखा जाए कि उसने परमिशन कहाँ से ली है, कैसी है, एकदम केस भी ना बनाया जाए। प्रशासन को चाहिए कि कम से कम वेरिफिकेशन, पुलिस को, हमारे पुलिस भाइयों को चाहिए उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अगर पहले हम लाइसेंस इशू करते हैं, अगर कोई वारदात हो जाती है तो कम से कम ये देखना चाहिए कि ये किस स्थिति में गोली चली या किस स्थिति में ये जो वाक़या घटते हैं। रोज़ कोई ना कोई वाक़या देखने को मिलता है और कई बार कई तरह के प्रेशर होते हैं, कई बार केस बना दिया जाता है, कोई कहता है राजनीतिक इसमें दखलंदाजी है, कोई कहता है ये गलत काम हो रहा है, पब्लिक है सब जानती है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं हमारे हरियाणा में, लेकिन हरियाणा प्रशासन हर एक चीज़ पे पैनी नज़र रखता है, हर एक चीज़ देखता है और प्रशासन को हमें सहयोग भी करना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए। ये तो थी हमारी आज की बात। हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे मैं कहाँ क्या कहना चाहता हूँ। ये तो थी दो बड़ी बातें जो मैंने आज आपके साथ की। हमारे दर्शक, बहुत से दर्शक ऐसा ऐसा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे कई दर्शक कह रहे हैं वेरी गुड दीप एक्सप्रेस न्यूज़ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि आज हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने फौजी जवान, भारत के जवान फौजी जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अनंतनाग में जिनकी ड्यूटी है और 2 दिन बाद उनकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है और वो वापस भारत माँ की सेवा के लिए, तिरंगे की आन शान के लिए वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या दुखद घटना घटी, ये हमने आपको कल जानकारी दी थी। एक फ़ौजी जवान की तनख्वाह कितनी होती है ये तो आप लोग अच्छी तरह समझते हो, जानते हो। जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी होती है, उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी सेवा करना, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके फादर साहब भी बीमार हैं और उनका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, पूरे पीछे परिवार की देखभाल करना। एक फ़ौजी के पास किस तरह वो पैसे जोड़ के, एक उन्होंने टवेरा गाड़ी ली थी और गुरु घर में वो माथा टेकने गए पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे में, जहाँ बाहर उनकी गाड़ी चोरी हो गई। शायद प्रभु उनकी परीक्षा ले रहा हो, शायद प्रभु फौजी साहब को और शक्ति दे रहा हो कि देखते हैं कितना जोर है तुम्हारे बाजुओं में। चलो ये तो बाद की भविष्य के गर्भ की बातें हैं कि फ़ौजी साहब इस झटके को कितना सह सकते हैं कि पल पल की कमाई करके, अपने नेक कमाई करके, खून पसीने की कमाई से उन्होंने एक टवेरा गाड़ी खरीदी थी जो चोरी हो गई। जैसा हमें पता लगा व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि उनकी टवेरा गाड़ी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी, इतना मैं आपको जानकारी दे दूं। और कल हमारे लगभग 50,000 से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने ये प्रोग्राम देखा है। एक ही प्रोग्राम, एक ही दिन में 50,000 से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने देखा और हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए जिन्होंने ये प्रोग्राम देखकर अपने कमेंट्स दिए। मैं अब यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी हमारे चैनल को शुरू हुए 5 महीने ही हुए हैं, जैसे आप सभी जानते हो, और उसके अंदर जो जो प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से हमें प्यार भी मिल रहा है, दुलार भी मिल रहा है और लोगों की जो राय है हम उसे आप तक लेकर आते हैं। मैं बात को दूसरी तरफ अब लेकर जाता हुआ हमारे कई प्रोग्राम में हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हमारे मोनू चावला जी जाने पहचाने समाज सेवी हैं, उनकी बात कीजिए। चलो उनकी बात हम फिर रखेंगे। आज जो हम मेन बात लेकर आए हैं, क्योंकि कल हमने वादा किया था कि हमारे जांबाज फौजी रणबीर सिंह को हम एक बार दोबारा आपसे मिलाएंगे। आज वो फौजी साहब सुबह से ही फिर निकले हुए हैं अपने मिशन के ऊपर। आज उन्होंने हमारे हरियाणा के गृह मंत्री, हमारे अम्बाला कैंट, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, उनका एक नाम है, एक मुकाम है हमारे मंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान में, जिनको बबर शेर के नाम से जाना जाता है। हमारे अनिल विज जी गृह मंत्री, उनको आज फौजी साहब मिल के आए और
जैसा हमें सूत्रों से पता लगा कि अनिल विज जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, उन्होंने क्या कहा, फौजी साहब से क्या बात हुई, ये सब हम आपको रणबीर सिंह जी की जुबानी ही सुनाएंगे। और हमें ये भी पता लगा कि कल रणबीर सिंह फौजी जी बार एसोसिएशन अम्बाला में, जो एडवोकेट्स वकीलों की एक जो संस्था है अम्बाला में, जिसका गठन 1845 में जो कमिश्नरी बनी, जब से वकीलों का अम्बाला में गठन हुआ, एक उनका अपना ग्रुप है जिसे हम बार एसोसिएशन कह देते हैं, रजिस्टर्ड संस्था है, और जिसमें वकीलों की एक संस्था जिसके प्रधान को उनके जो ग्रुप के लोग हैं उनको कल मिल के आए हमारे फौजी साहब, उसके बारे में ये जानकारी देंगे। फौजी साहब, सबसे पहले हम आपका अपने स्टूडियो में दोबारा स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, सत श्रीकाल, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल सभी को। और फौजी साहब, जैसा हम शुरू करें, आज हम हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी से मिल के आए। उन्होंने, क्योंकि पता लगा हमें कि कल आपने उनसे टाइम लिया था और आप टाइम से पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही क्या टाइम से मिले आपको? सर, गृह मंत्री जी जो मैं जब पहुंचा ना तो वो कहीं उद्घाटन के लिए गए हुए थे जी। पर उनके पीए ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बैठाया कि सर आप बैठिए। बैठाने के बाद उन्होंने थोड़ी टाइम वेट करने के लिए बोला कि मंत्री जी आने वाले हैं, आएंगे तो आपको मिला देंगे। बहुत अच्छे। जैसे सर मंत्री जी आए हैं तो उन्होंने मेरे को ले जाके वालिया साहब से अपना अनिल विज जी से मिलवाया, मंत्री जी से। मैं मंत्री जी से मिला और मंत्री जी को मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और उनको ये भी बताया कि सर जितनी भी तहकीकात है, जितनी भी मतलब जांच पड़ताल है, मैंने खुद की है। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बोला था, कोई बात नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, आप हमारे देश के एक जवान हो, आपकी हम हर तरफ से हेल्प करेंगे जी। और उन्होंने उसी टाइम अपने पीए को बोला था कि आप जो पंजोखड़ा के एसएचओ है उनको कॉल कीजिए जी। एक मंत्री एसएचओ को कॉल करे, मैं तो वहाँ पे देख रहा था कि मेरे को इतना ही बहुत रिस्पेक्टेड लगा कि एक मंत्री है, आपको सुकून मिला एकदम, आप हैरान हो गए। हाँ जी, हाँ, कि मंत्री जी सीधा बात कर रहे हैं। ने सीधा एसएचओ को कॉल किया, नहीं तो वो डीआईजी, डीएसपी या फिर अपना एसपी को कॉल करते, पर उन्होंने सीधा पहले किसको किया कॉल, जहाँ पे मेरा केस है, मेरा केस जहाँ पंजोखड़ा में चल रहा है, उन्होंने कॉल किया और वहाँ पे बातचीत की कि आप जितना भी हो सकता है उतना कोऑपरेट करें और ये अपने फौजी हैं, इनकी हर तरफ से हेल्प करना। तो उन्होंने बताया कि सर जो किया है वकीलों की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा उसी टाइम उन्होंने बोला कि यार वकीलों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं कल बार एसोसिएशन में मिल के आया था और उन्होंने 15 दिन के लिए इस लेडीज़ को सस्पेंड कर दिया है, टेम्परेली सस्पेंड किया है, परमानेंट मेंबरशिप कैंसिल नहीं की इन्होंने, बट 15 दिन के बाद अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो परमानेंट मेंबरशिप भी इनकी खारिज की जाएगी जी। तो उन्होंने उसी टाइम उनको अपना एसएचओ साहब को बता दिया कि भाई ये बात भी हो गई है। तो एसएचओ को बोला, उन्होंने बोला आप जो भी कार्रवाई बनती है वो आप कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई में कोई अड़चन आती है तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए। बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारे जामाज फौजी साहब रणबीर सिंह जी जो छुट्टी आए हुए थे, जिनकी अनंतनाग के अंदर ड्यूटी है, जहाँ चारों तरफ पता नहीं लगता कब किस वक्त 24 घंटे में कब गोली चल जाए, कब गोली का जवाब गोली से देना पड़े, ऐसी पोजीशन है वहाँ से। और हमारे गृह मंत्री जी ने देखिए पूरे हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, आपको अटेंड किया। हम तो पहले अपने दीप एक्सप्रेस चैनल की तरफ से हम अपने बबर शेर, तो मैं कहूँगा हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी को हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने आपकी बात सुनी, आपके कहने के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छी तरह आपकी बात सुनी। और एक गृह मंत्री ने सीधा एसएचओ के से बात की और आपकी मदद करने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सुनने के लिए कहा। यही बात हुई? जी जी सर, यही बात। तो आप धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे गृह मंत्री? मैं तो गृह मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जितना प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इतना प्यार से मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री किसी को, फौजी बंदे को ट्रीट करेगा। क्योंकि पहली बात तो फौजी बंदा कहीं तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटेड सी लीव मिलती है और इस चीज़ में हम भी पढ़ना नहीं चाहते कि हाँ भाई हम अपना काम करें, छुट्टियाँ आएँ, अपने बच्चों के साथ टाइम पास करें और चले जी। इसलिए मेरा तो दिल से, तहे दिल से मैं गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सर प्लीज़, चाहे मैं फौजी हूँ, चाहे कोई सिंपल पर्सन भी जाए, आप इसी तरह अटेंड कीजिए और इसी तरह आप देश की सेवा कीजिए। मैं आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से इस चीज़ के लिए कामना करूंगा
कि हे भगवान ऐसे मंत्री हमें पूरे देश को दे। बहुत बढ़िया। आप देखिए, एक फौजी की अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़, वो कहता है कि मैं तो एक छोटा सा अदना सा फौज का सिपाही हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक मंत्री उस तरह उनको इतनी इज्जत देंगे, इतने प्यार से उनके साथ बात करेंगे। ये फौजी साहब का हमारा कहना है। वो कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो उसे कोई दिलासा दे दे, उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। यही फौजी साहब, चलिए मदद, उन्होंने इतनी ज़्यादा सीधी बात की, आप खुश हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे श्रोता, हमारे एक पीके सचदेवा जी लिख रहे हैं, अनिल विज जी जायज़ काम के लिए तुरंत ही सीधा संबंधित अधिकारी को कॉल करते हैं। फौजी साहब, आप सच्चे सुच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और पूरा हरियाणा आपके साथ है। थैंक यू सर। ऐसा हमारे व्यूज़ का कहना है। और सिमरनजीत सिंह जी भी लिख रहे हैं, फौजी जी आप बिल्कुल घबराएं मत, हम सभी आपके साथ हैं। हमारे बहुत से दर्शक फौजी साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आईसी भाटिया जी हैं, अमरजीत कौर हैं, रंजीत सिंह उमर हैं, प्रदीप सलोटा जी हैं, कंवलजीत मांगट हैं, सन्नी धमन हैं, राहुल गुलाटी जी हैं, रमन भोला जी हैं, सिमरनजीत सिंह हैं। हमारे दर्जनों हमारे साथी ये प्रोग्राम देख के बात कर रहे हैं। वो सब आपने ये तो चलो अनिल विज जी की बात हुई, आपने उनसे मिले और तुरंत उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भी कहा। आप कल बार एसोसिएशन के प्रधान रोहित जैन जी व उनकी पूरी टीम से भी मिले थे, जो हमें इतला मिली है। हाँ जी। तो उनसे आपकी क्या बात हुई? कोई उन्होंने कंप्लेंट ली या कैसे वर्बली बात हुई आपसे, ये थोड़ी जानकारी देंगे? सर, जब मैं गया था तो मैंने पहले रोहित जैन जी से मिलने के लिए ट्राई की थी, तो मेरे को मिले नहीं जी। और कल मैं दोबारा फिर मिलने के लिए गया था, तो कल रोहित जैन जी मुझे मिले और वहाँ पे एक दीपक ब्रदर है जिन्होंने मुझे वहाँ ऑफिस में लेके गए और उन्होंने कहा जी कि आप आ जाइए जी। तो सर, अपना रोहित जैन जी से मिल के तो मैंने उनको सीसीटीवी फुटेज जो जी मेरे पास विटनेस एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज, और मैंने फोटोज वगैरह दिखाई थी कि सर ये लेडीज है, इसके इस चोर के साथ संबंध है और इन्होंने मेरी गाड़ी चोरी की है। और ये जो लेडीज हैं वकील होने का फ़ायदा ले रही है कि मान लो ये चाहेगी तो उन्होंने मतलब अपनी तरफ से सारे वकीलों को इकट्ठा करके स्ट्राइक भी करवा देगी। तो सर पुलिस को इस चीज़ में दिक्कत आएगी। तो बोले बेटा आप क्या चाहते हो? तो मैंने बताया कि सर मैं एक फौजी हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें। तो बोले ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए मुझे और मेरी तरफ से आपको कोई डील नहीं मिलेगी जी। तो सर जब मैंने उनको एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने उसी टाइम मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद 5 मिनट बाद मेरे को उन्होंने बोल दिया कि ये लेडीज़ हमारी तरफ से 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है। अच्छा, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है। 15 दिन बाद अगर ये 15 दिन के अंदर ये लेडीज़ हमें अपना पूरा मतलब आश्वासन नहीं दे पाई कि मैं इस चोरी में इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ, अगर नहीं है तो हम इस चीज़ में अपना कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, उस लेडीज़ को फ्री छोड़ दिया जाएगा। पर अगर इसमें लेडीज़ इन्वॉल्व होती है तो इस लेडीज़ की मेंबरशिप भी कैंसिल करेंगे और अपना चंडीगढ़ जो कोर्ट है जहाँ से इनके लाइसेंस बनते हैं वहाँ पे भी हम एप्लीकेशन डाल के हो सके तो इनके लाइसेंस रद्द करवाने की एप्लीकेशन भी लगाएंगे। बहुत बड़ी बात की जी। तो फौजी साहब, जो आप कल वकीलों से मिले, जैसे प्रधान रोहित जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पूरे वकीलों, तो आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? जी सर, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक वकील अगर एक फौजी के साथ खड़ा हो रहा है जी तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरप्रीत सिंह हैं हमारे, कोई व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं, वी आर विद यू सोल्जर्स एंड ए लाइफ सेवर इन 1.5 बिलियन पीपल ऑफ कंट्री विद यू। वो लिख रहे हैं कि फौजी साहब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आप बिल्कुल घबराएं मत और आप देश के सेवियर्स हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, हम सभी आपके साथ हैं, ऐसा हमारे भाइयों का कहना है जी। हमारे थैंक यू सर, मेरी तरफ से गुरप्रीत जी को घबराने वाली बात नहीं है सर, मैं घबराने वाले टाइम में ना तो रहा हूं और ना मैं घबराया हूं। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अपने सर, पास से कि घबराइए मत जी। तो सर घबराने वाली बात नहीं है, अगर घबराते तो सर जो एविडेंस वगैरह बहुत बड़ी बात है कलेक्ट किए हैं तो ये भी नहीं कर पाते हम। हमारे एक पुनीत रावल जी हैं, वैसे तो बहुत हमारे दर्शक के मैसेज आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं सिंह इज ऑलवेज किंग। वो हमारे पुनीत कुमार लिख रहे हैं कि राजेश तरीखा जी हैं, दीपक बत्रा जी हैं, अनिल सागी जी हैं, बहुत से हमारे
मैन प्रिंसेस हैं, ये गोवा से कोई प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, गोवा से, वो भी आपको कह रहे हैं बहुत बढ़िया फौजी साहब, हम सभी आपके साथ हैं, ऐसा हमारे व्यूअर्स का कहना है। जी सर, थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात जो अम्बाला बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि फौजी साहब ने जैसे बताया कि बार एसोसिएशन को जब पता लगा, उनके हमारे प्रधान हैं जो बार एसोसिएशन अम्बाला के, रोहित जैन जी, उनसे ये मिले, उन्होंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जो भी वहाँ पे बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि अगर एक फ़ौजी के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और जो भी वो वकील थी या जो भी हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेते हुए उन्हें शो काज नोटिस दिया, 15 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड किया, 15 दिन के अंदर उनको अपना जवाब देना होगा कि वो इस चोरी में शामिल हैं या नहीं हैं, या उसका क्या रोल है। एक चीज़ यहाँ उभर के ये सामने आती है कि अगर वो मैं नाम लेकर बात करूं, जो अखबारों में आज उनकी वकील साहब की फ़ोटो भी लगी हुई है, और मैं नाम ले रहा हूं निर्मलजीत कौर, जो वकील हैं, उन्होंने कल जमानत डाली थी, अग्रामी जमानत के एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोल देते हैं। अगर वो इसमें शामिल थी ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, बार एसोसिएशन में उन्हें बात करनी चाहिए थी, वकील सभी उनका साथ भी देते जैसे अमूमन होता है, लेकिन उन्होंने जो एंटीसिपेटरी बेल डाली, जो जज साहब ने, फाजल जज अम्बाला के एडिशनल सेशन जज, अगर हम उनको भी सल्यूट करते हैं, कृष्ण कांत जी को, जिन्होंने उनकी बेल रिजेक्ट की है। और दूसरी एक चीज़ और मुझे वकील साहब ये भी पता लगा कि अमूमन वकील किसी वकील के केस में नहीं खड़ते। आपके जो मुझे पता लगा कि सरकारी वकील तो आपके साथ खड़े ही खड़े, लेकिन एक दो वकील और भी आपके साथ जो कहते हैं हम आपके फौजी साहब साथ खड़े हैं, बेशक नाम ना बताएं कि वकीलों ने आपको पूरा दिलासा बट मेरे पास 15 से 20 जो प्राइवेट वकील थे वो भी आए थे, बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, आपने खून पसीने की कमाई करके गाड़ी ली है, तो हम इसके साथ में कभी भी खड़े नहीं होंगे और ना ही हम इसका साथ देंगे। और हमारे पीके सदेवा जी हैं, ये लिख रहे हैं वही बात, एक सेना के जवान की खून पसीने की कमाई को चोरी करना बहुत महंगा पड़ेगा, कानून दोषियों को जल्द से जल्द सजा देगा, आप देखते रहिए, ये कहना है हमारे व्यूअर्स का। जी सर। और जो मैं अम्बाला बार एसोसिएशन के बारे में बात करूं, हम अपने चैनल की तरफ से अपने सभी वकील भाइयों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने एक फौजी की बाजू पकड़ी और सच्चाई का साथ सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर दिया। इसके लिए रोहित जैन जी, आप और आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी अगर हम बात करेंगे एडवोकेट बरादरी, इसके लिए बधाई की पात्र है। और दूसरी एक चीज़ और बात कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई एक आधा बीच में निकल गया और आपने मक्खी की तरह उसे बाहर निकाला, ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है अम्बाला के लिए। अम्बाला की बार एसोसिएशन में तो ऐसे जाने माने नाम हुए हैं वकील साहब, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। अम्बाले के कई एडवोकेट जो सेशन जज, हाई कोर्ट में जज, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जज रहे, अगर मैं नाम लूं लिबरान साहब का, अगर मैं नाम लूं मित्तल साहब का, अगर मैं नाम लूं आर.के. नेहरू जी का, ये सुप्रीम कोर्ट तक लिबरान कमीशन जो बना अयोध्या जो मसले के लिए, उसके वो चेयरमैन रहे हैं, अम्बाला के हैं वो। तो अम्बाला में तो एक से एक धुरंधर वकील पड़ा है। अम्बाला में महाराज सिंह जिनका नाम हुआ है, अम्बाला में चौधरी निरंजन सिंह आहलूवालिया, अम्बाला में आर.के. नेहरू जी, अम्बाला में मित्तल साहब, अम्बाला में अगर हम कहें सतीश जैन, अम्बाला की किरण बाला जैन, अम्बाला के बहुत से ऐसे, अम्बाला के बखत सिंह एक वकील हुए हैं। अगर हमें आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, लाला दुनी चंद अम्बालवी जो जब कांग्रेस बनी अम्बाला के लॉयर थे, और उनके साथ हुआ करते थे एडवोकेट सरदार झंडा सिंह जी अम्बाला के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। अम्बाला के एडवोकेट थे गुलाम खां, जिनका पटेल रोड पे बहुत बड़ा महल हुआ करता था उस वक्त, वहाँ पे तो अब दुकानें बन गई, वो भी अम्बाला के एडवोकेट थे। अम्बाला का हर वकील सच्चाई के साथ खड़ने के लिए तैयार है, जिसका उन्होंने उदाहरण आपके सामने दिया। एक बार फिर आप अब वकीलों का कैसे धन्यवाद करें? मैं तो अपने तहे दिल से वकीलों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि अगर वकील सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो सच्चाई कभी भी मरेगी नहीं। जी,
सच्चाई जो भी जिंदा रहेगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं तह दिल से इनको अपने दिल से दुआएं दे रहा हूँ और दिल से तह दिल से इनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि रोहित जैन जी, आपने जो मेरे लिए स्टेप लिया है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपना शुक्रिया करूँगा क्योंकि मेरे को इसी चीज़ का डर था कि अगर वकीलों ने स्ट्राइक की तो मेरा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊं कि मेरे भी पालन पोषण जो है जगाधरी गेट का ही है, क्योंकि मेरे फादर साहब अम्बाला के रहने वाले थे। आपके पास अम्बाला के हैं? वैसे हम पटियाला के हैं सर जी, पर मेरे फादर साहब ने यहाँ पे जॉब अपनी शॉप की हुई थी और यहीं पे काम करते थे अम्बाला। जी सर जी, 4 नंबर चौकी से आगे मंजी साहब गुरुद्वारे से अंदर जाते 4 नंबर चौकी के थोड़ा पीछे उनकी संधू अपना ये मतलब अलमारी वगैरह कूलर की बॉडियाँ बनाते थे। उस टाइम अपना 88 से पहले की बात है, तब मेरे फादर यहीं पे रहते थे और मेरा जन्म जो है पटियाला का है पर मेरा पालन पोषण जो है अम्बाला में ही हुआ है। बहुत बड़ी बात है। हमारे नौजवान फौजी साहब, इनके फादर साहब की संधू इंजीनियरिंग के नाम से दुकान थी 4 नंबर चौकी के पास, ये बता रहे हैं नाहन हाउस के पास जो मंजी साहब को रास्ता जाता है। आप तो अम्बाला के ही बेटे हो, तो अम्बाला के लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं, हमारे साथी PK सदेवा जी और के भी बार एसोसिएशन को भी साधुवाद, बहुत बड़ी बार एसोसिएशन ने ये एक स्टेप लिया, ऐतिहासिक स्टेप है बार एसोसिएशन का, इसके लिए उन्हें भी हमारे साथी साधुवाद दे रहे हैं। एक चीज़ और कि फौजी साहब, 1-2 क्लिपिंग आपने तो बहुत हमें दिखाया, मसाला जो आपने इकट्ठा कर रखा है जिसकी आपने वो दिखाया, तो हम एक क्लिपिंग जो मैं ज़्यादा तो नहीं चाहूँगा कि एक क्लिपिंग आज हम और दिखाएं, वैसे तो और भी दिखाएंगे, कि जिसके अंदर आपकी गाड़ी लेकर वो जा रहा है, जब चोरी हुई निकली कौन सी रोड पे निकल रही है, उसके बारे आप थोड़ी जानकारी हमें दें। और मैं साथ ही अपने दर्शकों से कहूँगा कि देखिए वो क्लिप भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हमारे जो एडिटर हैं, हमारे जो दूसरे साथी हैं, वो अभी आपको वो क्लिप के बारे भी जानकारी देंगे। देखिए ज़रा नज़दीक से ये फौजी साहब, इसके बारे आप थोड़ी जानकारी दीजिए। ये कहाँ की है क्लिप? ये सर जो अपना तोपखाना चौकी पड़ती है उससे पीछे शर्मा कन्फेक्शनरी है जी, शर्मा जी की दुकान है। हाँ, जब गाड़ी आएगी बताएंगे आप? ये गाड़ी है सर, यही गाड़ी निकल रही है, यही गाड़ी है। ये थोड़ा रिवर्स करके दोबारा दिखाना, ये क्योंकि फौजी साहब के फ़ोन में ही है और इन्होंने अपने पास ये रखी हुई हैं सारी क्लिपिंग वगैरह। अच्छी बात है। 114 पे है, 1:14 1 हाँ, टाइम बताएंगे आप? क्या 1:14 और 27 सेकंड पे ये गाड़ी यहाँ से निकली थी। 1:14 और 27 सेकंड। क्या बात है फौजी साहब, आपने बताया ये गाड़ी तोप खाने के पास से निकली जी। और ये चोरी कितने बजे आप बता रहे हो? ये चोरी का टाइम था 1:07 पे ये गुरुद्वारा से निकली थी। 1:07 से ये गुरुद्वारा साहब से गाड़ी जो चोरी की गई थी, चोर ने वहां से निकाली और लगभग 1:12 में जो गुरुद्वारा पंजोखड़ा के बाहर जो मतलब इनका मेन अड्डा है, वहां से HDFC बैंक के थोड़ा इधर एक शॉप है, वहां पे कैमरे में कैद हुई तो 1:12 पे थी जी। ये देख रहे हैं आप, जैसे हमारे फौजी साहब ने ये गाड़ी आप देख रहे हैं आ रही है, ये गाड़ी एक बार फिर ये गाड़ी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन। नहीं, ये नहीं है, दूसरी ये नहीं है, अभी आएगी इसके अच्छा इसके बाद देखिए फौजी साहब को तो इतनी पहचान हो गई। ये अभी बाइक ये जा रही, इसके पीछे गाड़ी आएगी। ये कह रहे हैं कि अभी वो आने वाली है। ये नहीं सर, आएगी अभी अच्छा, अभी ये आप देख रहे हैं, ये आ गई सर अपनी ये गाड़ी आ रही है फौजी साहब की, बिल्कुल ठीक है। ये गाड़ी जो आप स्टिल करके हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये गाड़ी है जो चोरी हुई थी 19 जुलाई को 12:57 से लेके 1:07 तक ये गाड़ी खोल के चोरों ने एक साथ पे जो गुरुद्वारा साहिब का पार्किंग का गेट है उससे आउट कर ली थी, एक साथ पे उसमें है जी। आप एक चीज़ देखिए कि आपने देखा ये गाड़ी का दृश्य हमने आपको दिखाया
कि तोप खाना से वो गाड़ी चोरी हुई। और फौजी साहब ने तो एक एक मिनट का हिसाब रखा है इनके कहने के मुताबिक। फौजी साहब एक बार फिर हमारे व्यूअर्स को कितने बजे आपकी गाड़ी जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाया आपने, कितने के बजे लगभग चोरी हुई? सर 1:14 और 27 सेकंड पे ये गाड़ी जो है शर्मा कन्फेक्शनरी के कैमरे में कैद हुई है जी। और उसके बाद जो है ये गाड़ी आगे भी जाती है, आगे भी बहुत जगह कैद हुई है, पर कुछ कैमरे खराब होने की वजह से गाड़ी जो है मिस हो गई थी। अगर वो कैमरे ठीक होते तो शायद मैं इस गाड़ी को सही सलामत अपने घर ले आता। बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे फौज साहब ने बताया कि इन्होंने हिम्मत करके, हिम्मत मर्द मर्द खुदा, कि फौजी साहब ने अपने साथियों के साथ दिन रात एक कर दिया, क्योंकि खून पसीने की कमाई थी इनकी, और लगे रहे कि जैसा फौजी साहब ने हमें बताया कि बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके, किस तरह इनके भाई ने भी उसमें मदद की, और इन्होंने ये टवेरा गाड़ी खरीदी थी और वो चोरी हो गई और उसके पीसेस टुकड़े वो मिले। फौजी साहब का ये कहना है कि अगर पुलिस ठीक टाइम पे एक्शन ले लेती, कि जैसा इन्होंने खुद किया, अगर पुलिस भी इनकी बात मानकर जैसे ये चक्कर काटते रहे। एक पुलिस वालों का ये नाम ले रहे हैं जिन्होंने इनकी मदद की, सोहनलाल जी। नहीं सर, सोहनलाल जी नहीं, ये मोहनलाल जी हैं। हाँ, मोहनलाल जी, जिन्होंने इनकी थोड़ी बहुत ये कह रहे हैं सुनवाई की। अगर सभी हमारे पुलिस वाले इसी तरह फौजी साहब की मदद करते, जैसे जो इन्होंने नाम बताया मोहनलाल जी, एसएचओ मोहनलाल जी ने इनकी मदद की। और तो सर की उन्होंने मेरे को हर टाइम मतलब एक दिलासा दे के रखा कि हाँ भाई आप टेंशन मत। उन्होंने मतलब आपको टेंशन फ्री रखा जी सर। और सीआईए स्टाफ ने तो एक दिन में गाड़ी ढूंढ दी। जैसे सीआईए स्टाफ ने मेरे को मतलब जैसे सर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, सीसीटीवी फुटेज देखने के थोड़ी देर में ही उन्होंने बोल दिया था कि वो लेडीज का नाम बता दिया था, आपने जेंट्स का भी नाम बता दिया था। थोड़ा खुल के बताएं इसके बारे में। क्या लेडीज का नाम उन्होंने निर्मलजीत कौर बताया था, पुलिस ने? जी सर, पुलिस ने आप बता दिया था नाम? उधर ही मतलब गुरुद्वारे में बैठे ही बता दिया था कि ये लेडीज का नाम निर्मलजीत कौर है, इसकी मतलब हार्ट की सर्जरी हो रखी है, इसको स्टंट डला हुआ है। पुलिस वालों ने बताया है? पुलिस वालों ने। देखिए बहुत बड़ी बात है कि पुलिस वालों ने, ये कह रहे हैं जब वहाँ तहकीकात करने गए वहीं पे इसकी फोटो देखकर, वीडियो में देखकर बता दिया कि इसका नाम निर्मलजीत कौर है। क्या इसका ऑपरेशन? निर्मलजीत कौर है और लड़के का नाम कुलदीप है। लड़के का शायद उन्होंने नहीं, ऑपरेशन आप बात कर रहे हैं किसका हुआ? निर्मलजीत कौर का। किसने बताया आपको? ये जो अपना एसएचओ, सीआईए के एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने बताया। सीआईए के एसएचओ जो थे, सीआईए 2 के एसएचओ साहब ने इसका देखते ही नाम बता दिया और आपको यहाँ तक बताया कि इनका ऑपरेशन हो रखा है। जी सर। हार्ट का। ये उन्होंने उनका उन आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं भी पीछे बैठा हुआ सीसीटीवी फुटेज देख ही रहा था और उनको बता रहा था जी। तो उनकी आपस में बातचीत चल रही थी। तो ये कुलदीप का नाम भी उन्होंने बता दिया था उधर कि ये कुलदीप है, इसने पहले भी चोरियां कर रखी हैं, इस पे केस चल रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि देखिए हमारी हरियाणा पुलिस, अम्बाला पुलिस कितनी मुस्तैद है कि उनको एकदम उन्होंने देख के ही बता दिया कि, क्योंकि आपने जैसा बताया कि वो चोर हैं, पुलिस वालों ने बातचीत की और लड़की की पहचान भी बता दी कि उसका ऑपरेशन हो रखा है। पुलिस को ये सारी जानकारी थी। वो तो बहुत डीपली बता रहे थे, पर मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। नहीं, चलो ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हो कि इतनी की हम बात करें, जो हमारे व्यूअर्स हैं सब जानते हैं, सब पहचानते हैं कि कहाँ क्या क्या हुआ। तो सीआईए स्टाफ में जाने के साथ ही आपकी गाड़ी तो नहीं मिली, किस हालत में मिली वो थोड़ा? गाड़ी तो सर मेरी बिल्कुल स्क्रैप बन चुकी है, क्योंकि इसमें मैंने वीडियोस भी बनाई हैं उसकी और मेरे पास फोटोज भी हैं। मैं वो अखबारों में अम्बाला के ये आप देख सकते हैं। ये मेरी गाड़ी है जिसको बिल्कुल स्क्रैप बना दिया गया है। इसकी जो गैस कटर होता है उससे कटिंग हुई है, गैस कटर के साथ। जी सर। जी जी, ये देखिए, पुलिस चाहती तो ये मेरी गाड़ी सही सलामत मेरे को मिल सकती थी, मुझे इतना पता है, क्योंकि मंगलवार तक ये गाड़ी सही सलामत थी जी। और इस चीज़ को इस लेडीज ने कबूला भी है। कहाँ पे? किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी, तो हम भी वहीं पे थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई मेरे जवान बच्चे हैं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। हर एक आदमी डरता है। जी सर, क्योंकि उन्होंने साफ सुथरा इशारा किया था कि ये जो लेडीज, ये मतलब ग्रुप है चोरों का, मैं इनसे दूर ही रहना चाहता हूँ।
क्योंकि हम एक शरीफ खानदान से हैं सर। हम शरीफ खानदान से तो सारे हैं, पर मेरे को अभी मजबूरी में इस दलदल में कूदना पड़ा। ये तो हमें भी जरूरत नहीं है। पर उन्होंने इतना मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि चलो मैं आपके लिए बात करता हूँ। उन्होंने बात की तो इस लेडीज ने यहाँ तक कन्फेशन किया था कि ये जो गाड़ी है, अगर मुझे मंगलवार तक बोल देते तो मैं आपको गाड़ी सही सलामत दिलवा सकती थी। अभी गाड़ी का मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट उसको सब कुछ पता था क्योंकि उसकी बातचीत से पता चल रहा था। गाड़ी चोरी किस दिन हुई थी? गाड़ी संडे को चोरी हुई थी। और ये इसका ये था कि फिर आपकी बात या मंगलवार से बाद ही हुई होगी? ये वीरवार को बात हुई थी सर। तो ये कह रही थी कि मंगलवार तक अगर मेरे से आप बात करते, आपके मुताबिक जी सर, कि मंगलवार तक मेरे से बात करते तो मैं आपको गाड़ी पहुंचवा देती। जी सर। तो आपने, चलो हमें छोड़िए, पुलिस को बताया ये सारी बात? नहीं सर, मैंने नहीं बताया। पुलिस से आपकी ये बात नहीं हुई? नहीं सर। चलो खैर, फिर भी सर पूरे एविडेंस मैं ही उनको दूंगा तो पुलिस क्या करेगी? एक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सारे एविडेंस ही आपने देने हैं तो पुलिस क्या करेगी? कोर्ट में तो आप ये बताएंगे, सजा तो आप? जी सर, मैं कोर्ट में पूरा खुल के बयान दूंगा। और हो सकेगा तो जिस बंदे से इनकी बात हुई है उनसे मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, और कल मेरे को उन्होंने लास्ट में एक ही ऑप्शन दिया कि हो सके तो मैं आऊँगा, क्योंकि मैं सच का साथ देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारे नवीन टुटेजा जी हैं और सैकड़ों और दर्शक हैं जो कह रहे हैं सब्र रखिए, न्याय जरूर होगा। ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है और कहना है। और एक चीज़ फौजी साहब, जैसे अम्बाला के एसपी साहब ने भी आपके मुताबिक कि उन्होंने आपकी सुनी, सहायता की, मदद की, उसके बारे थोड़ा बताएंगे? एसपी साहब के पास मैं जब मिलने गया था तो एसपी साहब से मैं पर्सनली मिल के आया था, तो उनको मैंने बताया था कि सर मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आर्मी पर्सन हूँ सर, मेरे ऐसे सामान है और बीच में गहने हैं, मतलब वाइफ के गहने हैं और पैसे हैं, बच्चे के कुछ कपड़े हैं और गाड़ी है एक सर, जो कि बहुत मेहनत से बनाई है। उन्होंने मेरी बात सुनी भी, और उसी टाइम उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, एसएचओ पंजोखड़ा को फ़ोन किया कि भाई तू क्या कर रहा है, तो उन्होंने अपनी डिटेल दी, तो उनको शायद लगा होगा कि नहीं होने लायक है। तो मैंने इतना रिक्वेस्ट भी की थी कि सर मुझे ये केस जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे लीव ख़त्म होने वाली है और मुझे दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन होना है जी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उसी दिन CI2 में कॉल करके, जो इंस्पेक्टर दिनेश है शायद, उनसे बात हुई थी या किसी और से, पर CI2 में कॉल करके उनको केस देने के लिए बोल दिया था कि आप वहाँ से केस ले लीजिए और सॉल्व करके फौजी की हेल्प कीजिए। और हमारे कई दर्शक लिख रहे हैं आपकी बात सुन के, हमारी चैनल पे सुन के, राहुल गुलाटी जी हैं और भी बहुत दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं, बचित्तर सिंह ओलख भी हैं, कह रहे हैं जब पुलिस को इतना कुछ पता है चोरों के बारे में तो उनको जल्दी से उठा क्यों नहीं लेती? सर जो कुलदीप सिंह है ये तो अभी अंदर है जेल के। हाँ, ये तो जुडिशियल रिमांड पे है। और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे एक बार इनसे मिल तो लेने दो, मैं इतना ही पूछूं कि भाई आपने जब देखा था कि बीच में आर्मी पर्सन के फोटो स्टेट पड़ी हुई हैं, आर्मी पर्सन के और भी सामान है, तो आपको उस टाइम भी शर्म नहीं आएगी यार कि कम से कम गाड़ी वापस कर दूं? गाड़ी नहीं भी करनी होती तो मेरा नंबर था गाड़ी में, मुझे कॉल कर देता कि भाई मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, मैं पैसे ही दे देता। क्या बात, मेरे को कोई इशू नहीं था और मैं चोरों को कहीं पकड़वाता भी नहीं। बहुत अच्छी आपने कही, लेकिन वो लेडीज़ के बारे कह रही हैं कि उसका क्या होगा? देखिए, वही बात आ जाए तो पुलिस अपनी आई पे आ जाए तो सब कुछ हो जाता है। चोर को 24 घंटे में भी ढूंढा जाता है। अब तो आपके सामने है एक गरीब परिवार से, एक मध्यवर्गीय, लोअर मध्यवर्गीय, जिसे हम पुअर मिडिल क्लास कह देते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जैसा हमें पता लगा कि एक फ़ौज में एक सैनिक हैं, किनकी तनख्वाह होगी ये आप अंदाज़ा लगाएं। फौजी साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर हम फौजी साहब से बात करनी चाहें या उनसे कोई मदद करनी चाहें, मैं बहुत दबे शब्दों में आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने अभी तक बात नहीं की, अगर कोई आपकी मदद करना चाहे या आपसे बात करना चाहे तो आपसे कहाँ मिले? आप अपना टेलीफोन नंबर उन्हें देंगे? जी, मुझे कोई इशू नहीं है, आप कोई भी है, किसी भी तरह कभी भी मेरे से खुल के बात कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ प्लीज़, फौजी साहब का नंबर आप नोट कर लीजिए। इनका ये कहना है कि अगर कोई मेरे साथ बात करना चाहता है, कोई किसी तरह की मदद करना चाहता है, किसी भी तरह की कोई बात हो, तो आप सीधा हमारे फौजी साहब से ही अपना एड्रेस भी बताएंगे, अपना फ़ोन नंबर भी बताएंगे। आप कलम उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इतने मैं 1-2 मिनट ले रहा हूँ कि फौजी साहब का ये कहना है कि अगर
उसने कागज़ जब देखे गाड़ी के या उसमें सामान देखा कि उसको इतनी भी शर्म नहीं आई चोर को कि एक फ़ौजी की गाड़ी है जिसके अंदर इनके सर्टिफिकेट, सॉरी, आपका लाइसेंस था, आपके और कागजात थे। मेरे ब्रदर का लाइसेंस था, मेरे जो आर्मी का कैंटीन कार्ड वगैरह उसी में था। मैं वो तो देख के कोई भी एक पुलिस वाला देखे या आम आदमी भी देख के पहचान जाता है जी। क्योंकि ऊपर इंडियन आर्मी भारतीय सेना स्पेशली लिखा हुआ है। और एक चीज़ और हमारे एक साथी लिख रहे हैं मिस्टर वालिया, जब पुलिस बता रही है कि उसने पहले भी चोरियां की हुई हैं, जैसा आपने बताया कि जैसे पुलिस वाले बातें कर रहे थे या आपसे बात हुई कि पुलिस ने इन्होंने पहले भी कई चोरियां की हैं, तो वो निडर होकर कैसे घूम रहा था? पुलिस चोर को छोड़ देती है, पुलिस भी क्या करे, हमारी को उनको जमानत पे पुलिस नहीं सर छोड़ती किसी को, पुलिस तो अपनी तरफ से हमारा हाथ में आ गया तो कानून बनती इतना कार्रवाई की लचीला जाती है, हमारा तो कानून 300 हमारा लॉ ऐसा है कि ये उनको जो जमानत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। चोर को दूसरी छोड़ बात है, हाँ। चोर तो था ही था और जो साथ में मिली हुई है खुद वकील है। क्या बात है, जो चोर तो था ही था, चोर के साथ साथ हमारे न्याय प्रणाली में कुछ ऐसे हैं जैसे 379 उसमें हम कह देते हैं चोरी हो गई जी, चलो जी जमानत पे छोड़ दो। और जब ये इनका कहना है कि चोर तो था ही था, चोर के साथ उसका मुसेरा भाई जो था, मुसेरा भाई शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो वकील निकली। अगर वकील ही उनके साथ हों, वो तो रास्ता पहले चोर चोरी करते हुए छुड़ने के रास्ते ये पहले अपनाते हैं। ऐसा गुलाटी जी आप भी समझदार हो, सॉरी पुनीत रावल जी। और ये लिख रहे हैं कि पुलिस चोर को छोड़ देती है तो चोर को हौसले पहले से ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। ठीक है जी। और हमारे कई साथी लिख रहे हैं वालिया जी सिस्टम ही ढीला है। चलो सिस्टम ढीला है, इसको तो आप लोग ठीक कर सकते हो कि वोट शक्ति में बहुत जान होती है। मैं बात कर रहा था फौजी साहब की, फौजी साहब का एड्रेस और फ़ोन नंबर ये बता रहे हैं आपको। अब फौजी साहब पहले फ़ोन नंबर, और अगर कोई चाहे कि 1-2 दिन जो यहाँ आप हो, जैसे हमें पता लगा कि शायद आपकी छुट्टी भी हफ्ता या 5-7 दिन जो है बढ़ सकती है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। जी सर। अगर 2 दिन आपके पास हैं, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या आपकी सहायता करना चाहे, कोई एडवोकेट या कोई किसी भी तरह का, कोई फाइनेंशियली भी करना चाहे, जैसे हमें कई लोगों के मैसेज भी आए हैं, तो आप सीधा उनको अपना नंबर दे दीजिए। सर मेरा नंबर है 9872275767। और एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं फौजी साहब का नंबर 987, जी हाँ 98722757767, ये इनका टेलीफोन नंबर है। फौजी साहब एक बार आप रिपीट कर दीजिए। जी मेरा नंबर है 9872275767। ये मेरा पर्सनल नंबर है, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ चाहे कहीं पे भी रहूँ, ये मेरा परमानेंट चलता है। किसी को कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे तब भी कॉल कर ले। अगर मैं लीव पे होऊंगा तो मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा, मदद करने के लिए भी, मदद लेने के लिए दोनों भी बातें हो जाती है ना। हमेशा तो अगर आप और मान लो अनंतनाग हुए, ड्यूटी पे चले गए, तब भी आप ये फ़ोन अटेंड करेंगे। जी सर, ये मेरा नंबर परमानेंट है, चलता है सर। बहुत बड़ी बात है। फौजी साहब ये जो नंबर दे रहे हैं, परसों इनकी छुट्टी खत्म हो रही है, अगर इनको जाना पड़ा तो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ अनंतनाग में भी, जहाँ जान हथेली पर लेकर हमारे फौजी घूमते हैं, वहाँ पे इनकी ड्यूटी है और गोलियों की बछाड़ के बीच में ये सोते हैं। और इन्होंने जो कहा, जागते हैं, जागते रहते हैं, इन्होंने कहा कि ये मेरा टेलीफोन नंबर 24 घंटे खुला मिलेगा। अगर आप कोई बात करना चाहें, किसी भी तरह की कोई मदद सहायता करना चाहें, इनका नंबर है 9872275767। और ये तो आपका फ़ोन नंबर हुआ। आपका एड्रेस अगर आप बताना चाहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस तो सर मैं दे दूं, पर मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा। हाँ, और ठीक पीछे से मेरी फैमिली है तो उनका सपोर्टर कोई नहीं है। अगर ये एड्रेस गलत हाथों में गया तो आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा वैसे कोई भी मुझे काम इतना हम डर नहीं भी कोई करेंगे। नहीं है सर, मेरा नहीं, फिर फौजी साहब ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कई चीज़ें देखनी होती हैं। फौजी साहब ने अपना फ़ोन नंबर दिया और इनका ये कहना है बुज़ुर्ग माता पिता हैं पीछे, घर में बच्चे हैं छोटे, कई बातों का ध्यान, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन होती है, बिल्कुल ठीक है, उसका भी ध्यान रखते हुए हमने फौजी साहब का आपको नंबर बताया। आप फौजी साहब के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। फौजी साहब, अंत में आज आप हमारे व्यूज़ को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो देशवासियों से यही अपील है
कि जैसे आप मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, हर एक के साथ वैसे ही खड़े हो। क्योंकि ये तो चलो एक मान सम्मान की बात होती कि आप एक फ़ौजी को ज़्यादा सम्मान दे देते हैं और दूसरे को कम। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनों भी इस प्रोग्राम को देखा है, जितनों ने भी मेरे लिए कमेंट किए हैं या इस देश की सरकार के लिए जो भी बोला है, सर चलो अपना अपना सिस्टम है, सबको अपने अपने हिसाब से देखना पड़ता है जी। पर मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को इस हद तक मजबूर मत कर दीजिए कि वो गलत स्टेप ले। इसलिए मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा सरकार से कि मेरी रिक्वेस्ट है, इन चोरों को मैं नहीं बोलूँगा कि ये ठीक ठाक हैं या ये ऐसे वैसे, मेरे लिए तो ये चोर है, क्योंकि मेरी चीज़ उठाई है, मेरे को कंफर्म है कि ये कौन है और कौन नहीं है। और इस बंदे ने जो ये कुलदीप है, इसने 2 आधार कार्ड भी बनाए हुए। इसने वैसे इसके पास 5 आधार कार्ड है, पर इसने 2 बनाए हुए हैं, तो जो 2 फौजी की साहब, डिटेल मैं तो मेरे पास मिल चुकी है। जी। और देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप इसी तरह हर टाइम हर एक के साथ खड़े हों, चाहे वो कैसा भी पर्सन क्यों ना हो। फौजी साहब, आपने फिर चलते चलते एक बहुत बड़ी बात की और प्रशासन के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया कि एक शख्स के पास आधार कार्ड बनाना भी बहुत मुश्किल है आज के समय में, और आप कह रहे हो 1 नहीं 2 नहीं 5 आधार कार्ड आप बता रहे हो। जी सर। अगर पुलिस आपके से ये जानकारी ले, है आपके पास? दे सर 2 आधार कार्ड की तो मेरे पास इस टाइम भी जानकारी है। मैं जब पुलिस चाहेगी मैं तब दे दूंगा, मुझे कोई इस चीज़ का इशू नहीं है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर है तो आप दिखा सकते हो। नहीं सर, दिखाने के लिए नहीं, मैं दिखा नहीं सकता। हाँ हाँ, तो पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसने मलकीत सिंह के नाम पे जो बना रखा है आधार कार्ड, मलकीत सिंह के नाम। जी सर जी। और दूसरा इसने अपने नाम पे कुलदीप सिंह के नाम पे भी बना रखा है। तो फोटो इसी की लगी हुई है? फोटो इसी की लगी हुई है। आधार कार्ड पे नंबर तक चेंज है। अगर मैं बोलूं कि ये आधार कार्ड के नंबर चेंज नहीं हुए कि शायद फोटो उठा के स्कैन करके दूसरे पे लगवा दियो, नहीं, आधार कार्ड के नंबर तक चेंज है, जो कि मेरे पास 2 पहुंच चुके हैं। और अगर भगवान ने चाहा तो जो बचे हुए 3 हैं वो भी मेरे तक आ जाएंगे, क्योंकि मेरी टीम अभी तक बैठी नहीं है। तो आपकी टीम में कौन है? कोई आपके, अगर आप ठीक समझे, मैं ज़बरदस्ती नहीं कि आपको अंदर खाते आपकी जो आर्मी मदद कर रही है या आपके अपने साथी हैं, जैसे एक तो बहुत बड़ी बात है, ये एक सीधा पुलिस के लिए चैलेंज है कि 2 आधार कार्ड एक आदमी बनाकर घूम रहा है। मैंने अभी देख भी लिए हैं, हम पब्लिक को नहीं बता रहे, देखते हैं पुलिस या प्रशासन इसके ऊपर क्या करता है। एक उसने मलकीत सिंह के नाम से बना रखा है, दूसरा कुलदीप सिंह के नाम से बना रखा है। मैंने भी वो देखे हैं इनके पास, लेकिन इनका कहना है कि मैं अभी इनको डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि कोर्ट का में मामला चला गया है। हम भी कहेंगे कि आप कोर्ट में ये ज़रूर इस तरह के तथ्य रखिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और एक हैरानी की बात है कि आम आदमी के लिए एक आधार कार्ड बनाना बहुत मुश्किल है, और हमारे फौजी साहब ने वही कहते हैं कि फ़ौज अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। कई देशों की तकदीर बदली जा सकती है फ़ौज के हाथों से, और इन्होंने कर दिखाया कि अम्बाला प्रशासन को इन्होंने चिता दिया, अम्बाला पुलिस को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। अम्बाला पुलिस भी हैरान है, हमारा प्रशासन भी हैरान है, शायद हमारी जनता भी हैरान हो ये बात सुन के आपके मुखारबिन से। एक बार फिर आप बताएंगे कि कुलदीप सिंह के कितने आधार कार्ड हैं जो आप बता रहे हैं? मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, इसके 5 आधार कार्ड इसने बनाए हुए हैं। एक लुधियाना से, पंचकुला, मतलब एड्रेस है उस पर चेंज किए हुए इन्होंने, और ये अम्बाले का। 3 का तो मेरे को कंफर्म उन्होंने बताया कि ये 3 कंफर्म है, पर जो वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि शायद 2 आधार कार्ड इसके पास और भी हैं, तो 5 का टोटल बताया गया, पर 2 का मेरे को कंफर्म है। मैं अपनी तरफ से 2 मेरे पास है, जब भी पुलिस प्रशासन चाहे मैं उनको दे दूँगा। ये सीधी अम्बाला पुलिस और प्रशासन को फौजी साहब की एक चुनौती है कि उनके पास, उस फौजी साहब के पास 2 आधार कार्ड उस चोर के पहुंच चुके हैं। अगर प्रशासन चाहे, अगर पुलिस चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकती है, ये दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि हम सीधा नहीं करेंगे। इनका ये कहना है कि कोर्ट में केस चल रहा है, मैं कोर्ट में ही दिखाऊंगा। एक इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी, आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे सिमरनजीत सिंह चीमा हैं, वो लिख रहे हैं, डोंट वरी फौजी साहब,
ये अंबाला के बंटी बबली चोर को कानून से सजा जरूर मिलेगी। इन्होंने तो नाम ही और रख दिए हमारे व्यूअर्स ने, बंटी बबली चोर बोल रहे हैं भाई, ये लोग कह रहे हैं, वो हम पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ जी जी सर। तो फौजी साहब, ये तो आपने जैसे आपने सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी, दूध का दूध पानी का पानी एक करके आपने पुलिस को दे दिया, और आपने एडवोकेट्स भाइयों को भी जो क्लिपिंग वगैरह जो आप बता रहे हो आपने दिखाई, जिस बेस पे उन्होंने कार्रवाई की। जी सर। एक तो हो गया ना, चलो फौजी साहब हैं तो उनकी गाड़ी चोरी होगी, लेकिन आपने तो वो चोरी की सारी वारदात की, उनको आपने बताया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए या जो भी हैं ये उनको दिखाए गए। एक बहुत बड़ी बात है, इस हमारे एक साथी लिख रहे हैं, इस हिसाब से उसकी डिग्री भी डुप्लीकेट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सर, इसकी डिग्री डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि इनके फादर ने जब तक, मतलब इसके ब्रदर भी आपने कल देखा होगा, हाँ, इनके भाई इन्होंने ब्रदर ने बताया कि ये स्टडी की है, इनको लॉ करवाई हुई है, तो इनके जो घर वालों ने पैसा लगाया हुआ है वो किसी गलत चीज पे तो लगाएंगे नहीं, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। चलो ये पुलिस का मामला है, पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए है या नहीं है, लेकिन आधार कार्ड जो कुलदीप शख्स है उसके आप बता रहे हो 2 बने हुए हैं। 2 बने हुए हैं। चलो ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत एक सनसनीखेज हमने आपको खबर दी है, आप इसको देखिए। फौजी साहब, आप और कुछ कहना चाहेंगे कि मैं आगे और बात शुरू करूं? नहीं जी, मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि मेरी अभी परसों छुट्टी ख़त्म है, तो मैं शायद वापस चला जाऊं, पर मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि मैं शायद फिर 3 या 4 महीने बाद ही वापस आऊँगा, और मैं कोर्ट से अपील करूँगा कि सर जितना भी हो सके इस केस को कड़े हाथों लीजिए, क्योंकि मैं भी इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है ये अम्बाला की जनता के लिए, ख़ास तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी गाड़ी अम्बाला से चोरी हुई। और मैं एक चीज़ और, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अंडर है हमारा पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा, गुरु घर है जहाँ करोड़ों रुपए की चढ़ावा चढ़ता है, लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। SGPC के प्रधान लांगोवाल साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए कि चलो चोरियाँ तो गुरुद्वारों के बाहर बहुत होती हैं, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर अमूमन देखा जाता है, मंदिर हो, गुरुद्वारे हों या बाहर भी चोरी हो जाती है, लेकिन फौजी साहब की गाड़ी पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे की हदूद के अंदर से चोरी हुई है, जिसकी फ़ोटो हम कहें जो निकलवाई गई हैं गुरुद्वारा साहब के कैमरे से निकलवाई गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुद्वारा साहब के मैनेजर ने, वहाँ के जो ग्रंथी साहबान हैं, उन्होंने आपकी मदद की, लेकिन हो सके तो गाड़ी की भरपाई में भी कुछ हिस्सा आप दीजिए हमारे फौजी साहब को, बहुत मदद करते हैं, बहुत पैसा है हमारी SGPC के पास। अगर हमारे फौजी साहब की आप पे कोई बंदिश नहीं है, आप मदद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि SGPC या गुरुद्वारा साहब की तरफ से भी फौजी साहब को सम्मान दिया गया। मैं अम्बाला की जनता को, अपने व्यूअर जो हमारे कई हमारे साथी PK सदेवा जी कहते हैं, वालिया जी बहुत अच्छा चैनल है जो देश विदेश में लोग आपके देखते हैं, चाहे किसी कंट्री में कितने भी हमारे व्यूज़ हों, उनके अपने बच्चे न्यूजीलैंड में सेट हैं। PK सदेवा जी का अमूमन उन बच्चों का भी फ़ोन आ जाता है, अमेरिका से भी कई फ़ोन आते हैं, कनाडा से भी बात होती है हमारी। मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि फौजी साहब नहीं कह रहे, मेरा दिल, मेरी आत्मा ये मानती है कि हमें एक देश के सच्चे सुच्चे ईमानदार सिपाही की मदद करनी चाहिए, जिसने अपना तिल तिल जोड़कर, जैसे हम कहते हैं, घोंसला बनाया, एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी भी चोरी हो जाए, और जब उसके सामने गाड़ी चोरी होने के बाद एक टुकड़े टुकड़े करके उस गाड़ी का पुलिस सामने लाकर रख दे, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसा मेरा कहना है कि अगर पुलिस ने चोरों को उसी वक्त पहचान लिया जैसे हमारे फौजी साहब ने बताया, तो क्या उनको ये नहीं पता कि गाड़ी कहाँ गई, कहाँ इसके टुकड़े हुए, कहाँ से वो गाड़ी मिली, जबकि फौजी साहब के पटारे में बहुत कुछ है, ये कोर्ट में पेश करेंगे। मैं अम्बाला की जनता से, अपने सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अगर हम तिल तिल करें तो घड़ा भर जाता है, अगर बूंद बूंद भी गिरे घड़ा भर जाता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी मदद फौजी साहब की करें तो इनकी जो
सपने हैं वो दोबारा संजोए जा सकते हैं। मेरी ऐसी सभी से आप लोगों से अपील है। फौजी साहब का नंबर मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 9872, जी हाँ 9872275767, ये फौजी साहब का नंबर है। हमारे बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे जगदीप चीमा जी लिख रहे हैं, पुलिस को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए फौजी साहब, सारी पब्लिक आपके साथ है, जय हिंद। जगदीप जी, आपने मेरी अपील भी सुनी होगी, अपील में भी आप सारे अम्बाला की जनता हाथ आगे बढ़ाइए, हमें अच्छा लगेगा। अगर फौजी साहब के बारे कोई और जानकारी लेना चाहे तो आप दीप एक्सप्रेस चैनल के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उनकी डिटेल दे देंगे, आप सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं। फौजी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बातचीत रखी और बहुत कुछ आपने बताया और सनसनीखेज खुलासे किए, क्योंकि परसों आपने अगर छुट्टी ना आपकी आगे एक्सटेंड हुई तो परसों आप जाएंगे जी सर। लेकिन अगर छुट्टी एक्सटेंड हो गई तब फिर हम आपको तकलीफ देंगे कि जैसे कुछ पता लगे, कोई बात होगी, जैसे दर्शक आपसे बात करना चाहें तो आप कभी भी दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे आकर अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, अगर मेरी छुट्टी एक्सटेंड हुई तो मैं खुद ही आपके पास सर एक बार फिर आऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके पहली बार किसी मीडिया में आके मुझे अपनापन लगा है कि मेरी इतनी हेल्प जो बाहर के लोगों ने तो की, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं मीडिया को जिसको भी कॉल किया कि सर मेरे को हेल्प चाहिए, क्योंकि एक मेरे को न्यूज़ बनानी है, क्योंकि मेरी हेल्प पुलिस प्रशासन ढंग से नहीं कर रहा। अगर मीडिया साथ खड़ी हो जाएगी तो मेरा जो साथ भी अच्छा हो जाएगा और क्या बोलते हैं अपना मीडिया में आने के वजह से इनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा जी। तो मुझे सबने यही कह के मोड़ दिया था, बोला ठीक है सर हम थोड़ी देर में आपको बैक कॉल करते हैं, और बैक कॉल अभी तक कहीं भी मतलब आई नहीं है। तो आपने खुद मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दीप चैनल जो है सच का साथ दे रहा है और भगवान इन सब की टीम मेंबरों को लंबी उम्र दे और ऐसे ही काम करने का बल बख्शे, मेरी भगवान से ये निवेदन है। शुक्रिया फौजी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपनी बात रखी हमारे चैनल पे। और आपने जैसे कहा कि चलो हम अमूमन बात करते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसा ही हमें पता लगा तो हमारी टीम ने भागकर दौड़कर जैसे भी हुआ आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बातचीत की, क्योंकि हमें लगा हमारे चैनल का नाम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर हमने सबसे पहला हमारा ध्यान यही है कि जनता की सेवा, सच का दर्पण, सच का दर्पण। और हमें किसी भी तरह के कोई लालच, हमें किसी भी तरह का वो नहीं है, किसी भी तरह की किसी की कोई दुख तकलीफ हो, दीप चैनल सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। आप तो एक देश की सेवा कर रहे हो, ईमानदारी के साथ आप लगे हुए हो। कैसे पैसा, कैसे तनख्वाह ईमानदारी से कमाई जा सकती है, ये एक फौजी ही जानता है। दिन रात 24 घंटे जो ड्यूटी देता है, एक महीने की आप छुट्टी आए, 15 दिन आपने ठीक ठाक काटे, और आपके मुताबिक 15 दिन जैसे आपने काटे वो भगवान जानता है या आप जानते हो। जिस तन लागे सो तन जाना है। और मैं सभी साथियों से जो ये हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, हमें मदद करनी चाहिए हमारे देश के सेवक की, देश के रक्षक की, जिसके साथ ये हादसा हुआ। मैं अपने व्यूअर्स को फिर जानकारी दूं कि जो गाड़ी थी वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी, शायद इनको उसमें कोई कुछ ना फ़ायदा मिल सके, लेकिन हम लोग सभी इनके साथ साथी हाथ बढ़ाना रहे। हम अगर इनका हाथ पकड़ेंगे तो देश सेवा होगी। हम बहुत दान करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में बहुत दान करते हैं। अगर एक सच्चे इंसान की मदद की जाए, उससे बड़ी और सेवा नहीं है। हमारे तो ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, नर सेवा नारायण सेवा। जी हाँ, इसी को लेकर हमारे तो सभी धर्मों में ये कहते हैं दसवंध निकालिए। तो हम जो दसवंध निकालते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए हम निकालें और हम अपने फौजी भाई की मदद करें, इससे बढ़िया आपको और चांस नहीं मिल सकता। तो फौजी साहब, मैं यही रिक्वेस्ट हमने अपने ऑडियंस से की है। देखते हैं हमारी ऑडियंस जिस तरह उनके मैसेज आए, जिस तरह उन्होंने प्यार दिया, इस तरह वो आपसे भी कांटेक्ट करेंगे। अगर हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे तो हम आपके साथ उनका तुरंत कांटेक्ट करवाएंगे।
आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे आप हमें ज़रूर हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं। अब मैं बात दूसरी करता हूं, कई कहते हैं हमारे लाखों हैं, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, चैनल वाला हर एक का अपना अपना काम करने का ढंग है। लेकिन मैं अपने चैनल के बारे अपने व्यूअर्स को बताऊं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से एक भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हमने कोई पैसा दे के नहीं बनाया, जो बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। सभी लोग सुनते हैं, हर एक तरह के लोग सुन रहे हैं कि हमने अभी तक हमारे हजारों जो व्यूअर्स हैं सभी हमारे साथ आप जुड़े हैं, हमारा प्रोग्राम देखकर जुड़ते हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रॉब्लम, जैसे फौजी साहब का एक ये दिक्कत परेशानी इनके सामने आई है, अगर हम सभी लोग इनके साथ ढाल बनकर खड़ जाएं तो इनकी ये दिक्कत बहुत जल्द दूर हो जाएगी। फौजी साहब, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी बातचीत रखी और अंत में फिर हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं, हमारे विनोद वालिया जी हैं, अमरजीत जी हैं और शमिंदर सिंह सिद्धू हैं, ये कह रहे हैं फौजी साहब एक बार प्लीज़ अपना एड्रेस नंबर ज़रूर बता दें दोबारा। मेरा नंबर सर 987222 जी 75767 987222 और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब मैं फाइनेंशियल के लिए मैं किसी को नहीं कहूँगा, पर जितनी भी मेरी मदद हो सके अम्बाला वासियों, जिस दिन मैं अम्बाला हाई कोर्ट में आऊँगा तो मैं दीप चैनल के थ्रू आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मैं अम्बाला कोर्ट में आ रहा हूँ, तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बहुत अच्छी बात है फौजी साहब। चलो खैर, आपने अपने हिसाब से एक बात की, एक चैनल के नाते हमारा भी फर्ज बनता है हम कोई बात रखें। और फौजी साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी हाई कोर्ट में भी ये जाएंगे, और बहुत अच्छा है कि एक फौजी है भाई, ये नहीं छोड़ते किसी को, अगर इनके साथ गलत हो जाए तो वही बात हम इनका जज्बा देख रहे हैं। फौजी साहब, पूरा अम्बाला आपके साथ है। पुनीत जी लिख रहे हैं आपका चैनल बहुत अच्छा है, वेल डन दीप एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत से हमारे साथी सैकड़ों प्रशंसा भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब हम कोई सच की बात करें। फौजी साहब आपको सलाम कर रहे हैं, आपके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों की तरफ से, फौजी साहब पूरा हमारे व्यूअर्स आपके साथ खड़े हैं। हमारे चैनल का एक ये रहा है कि कल आपका मूड थोड़ा ख़राब था, हम भी देख रहे थे कई दिनों से आपका, जैसे हम आपको वॉच कर रहे थे, लेकिन देखिए कि तेरा बहाना मीठा लागे, ठीक है, शायद इसी में ही प्रभु की रजा हो, शायद इसी में ही कोई आपका फ़ायदा हो, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और हमारे स्टूडियो में जो भी आता है हम उसको सम्मानित करते हैं। आपने आकर हमारे स्टूडियो में पहली बार अपनी बात रखी और दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से हम आपको एक अपना स्मृति चिन्ह, जिसे हम अपना मेडल कहते हैं, आपको देकर सम्मानित करेंगे। आपको याद रहे कि दुख की घड़ी में हम लोग भी थोड़ा सा आपकी मदद में शामिल हुए थे। जी सर। ये हमारा दीप एक्सप्रेस का हम मेडल आपको पहनाते हुए, फौजी साहब कभी भी घबराना नहीं, लेकिन आप तो कभी घबराते ही नहीं। फौज तो है ही हमारी हिंदुस्तान की एक जाबाज फौज है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फौजी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। सभी को हमारा नमस्कार।